हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम प्रेप संसाई। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एग्जाम्स और एजुकेशन न्यूज़ से संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम CDP के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपकी सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत या फिर अंतर्निहित का सिद्धांत। जी हाँ, आपका ऑप्शन पहला सही है, आवश्यकता का सिद्धांत। तो मैस्लो का मानना था कि इंसान की हर जरूरत उसे काम करने के लिए प्रेरित करती है। पहले भोजन, पानी जैसी जरूरतें पूरी होती है, फिर सुरक्षा, प्यार, सम्मान और अंत में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना। इसीलिए इसे आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा या रही है। तो इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से: सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन या सीखने के समय आकलन। जी हाँ, आपको ऑप्शन जो है 3 सही है, सीखने के लिए आंसर। वैसे तो मैंने आपके आंसर जो है स्क्रीन पर हाईलाइट कर दिए हैं, बट फिर भी बोले दे रही हूँ। तो जब शिक्षक बच्चों की कॉपियां देखकर समझता है कि उन्हें कहाँ दिक्कत हो रही है और उसी हिसाब से वो उनके लिए अगला पाठ पढ़ाता है, तो यह असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है। इसका उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? पहला है, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। चौथा, तीसरा, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण या संवर्धन करना चाहिए। चौथा, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो जी हाँ, आपको ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जॉन डीवी का मानना था कि बच्चे करके सीखते हैं, इसलिए उन्हें खुद सोचने, समस्या हल करने और अनुभव से सीखने का उन्हें मौका देना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवल ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने या फिर वुडवर्थ ने? तो सेकंड ऑप्शन सही है, मैकडूगल ने। मैकडूगल ने बताया कि मनुष्य के व्यवहार में पीछे 14 मूल प्रवृत्तियां काम करती हैं, इसलिए 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मैकडूगल ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 करते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है। क्या है? पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है या फिर संबंधित नहीं है? तो जी हाँ, आपको ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, सन्निहित है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे डर लगने पे सोच बदल जाती है आपकी, और सोच बदलने से भावनाएं बदल जाती है हमारी। ठीक है, इसलिए एक दूसरे से सन्निहित है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 करते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। क्या कहलाती है? नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी? जी हाँ, आपको ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, अनुपात मापनी। जिस मापनी में सभी गुणों के साथ वास्तविक शून्य भी होता है, ठीक है, उसे अनुपात मापनी कहते हैं। जैसे लंबाई, वजन, आयु, ये सब क्या है? अनुपात मापनी। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट, सिगमंड फ्रायड, पावलव या फिर वॉटसन? तो जी हाँ, आपको ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, डब्ल्यू वुंट। इसका फुल फॉर्म है विलियम वुंट। इन्होंने 1879 में जर्मनी के लाइप्जिग में दुनिया की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 करते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा, वर्तमान में निःशक्त बच्चों को शिक्षा के लिए कहा गया है। पहला, समावेशी शिक्षा। दूसरा, विशेष शिक्षा।
तीसरा समेकित शिक्षा, या फिर चौथा है कोई नहीं। तो जी हाँ, आपका पहला ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, समावेशी शिक्षा। आज के समय में दिव्यांग और सामान्य सभी बच्चे एक ही कक्षा में साथ में पढ़ते हैं, इसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 करते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का मूल, पहला ऑप्शन क्रमशः 40 से 60%, फिर सेकेंड है क्रमशः 60 से 40%, थर्ड है क्रमशः 50 से 50%, या फिर लास्ट उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ, आपका पहला ऑप्शन सही है, क्रमशः 40% से 60%। CCE में 40% अंक सतत और 60% अंक समापन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 10 करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, इनमें से कौन पाठचर्या 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? मतलब कि NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत कौन सा नहीं है? ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ना, या फिर पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना, या फिर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, या फिर बच्चों के चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो जी हाँ, आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। NCF 2005 कहीं भी यह नहीं कहता है कि शिक्षा केवल अंग्रेजी में हो। इसका जोर रटने से मुक्ति, जीवन से जुड़ी शिक्षा और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देना है। ठीक है, वैसे तो मैंने NCF 2005 की एक क्लास ली है स्पेशली, आप उसे वहां से क्लियर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 करते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, या फिर अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो जी हाँ, आपका थर्ड ऑप्शन सही है, जन्मजात तथा अर्जित। अभिप्रेरणा जो है वो दो प्रकार की होती है, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात में जैसे भूख है, प्यास है वो, और अर्जित में जैसे पुरस्कार पाने या सफल होने की इच्छा या बनने की इच्छा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 करते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग एक ही है, तो इसका गठन जो है, तो कोठारी आयोग का जो गठन है 14 जुलाई 1964 को हुआ था। इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना था। प्रश्न नंबर 13 करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, किस प्रकार की शिक्षा देने की बात वर्धा योजना में कही गई है? पहला, हस्तशिनय की शिक्षा, बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, या फिर सी अनुभव आधारित शिक्षा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, आपको ऑप्शन पहला सही है, हस्तशिनय की शिक्षा। वर्धा योजना में पढ़ाई का मुख्य आधार जो है वो हस्तशिल्प रखा गया था, ताकि बच्चे जो है काम करके सीखें या फिर काम करते करते सीखें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर आगे करते हैं 14। प्रश्न नंबर 14 हमारा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको स्क्रीन पर आंसर दिख रहा होगा, प्राथमिक शिक्षा से। तो प्राथमिक शिक्षा से मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना था, जैसे ब्लैक बोर्ड, कक्षाएं और शिक्षक। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 15 करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु ने, वॉटसन ने, रूसो ने, या फिर वुंड ने? तो जी हाँ, आपको ऑप्शन पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 करते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमारा, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दर्शाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? तो पहला ऑप्शन है अंतर्दर्शन, दूसरा है बहिर्दर्शन, तीसरा प्रयोगात्मक, या फिर चौथा जीवन इतिहास। तो जी हाँ, आपका पहला ऑप्शन सही है, अंतर्दर्शन। तो ये हमारी क्लास का आज लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।